दोस्तों, अगर हम आपसे भारत के सबसे अमीर स्टेट का नाम पूछें तो आप महाराष्ट्र का नाम आंख मूंद कर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र की हालत आज़ादी के कई सालों बाद तक ऐसी नहीं थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र की जीएसडीपी 1973 तक वेस्ट बंगाल से कम थी। और दोस्तों, जीएसडीपी एक साल में किसी भी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। जैसे सेंटर की जीडीपी होती है, वैसे ही स्टेट की जीएसडीपी होती है। अब यहाँ 70s के दौर के बाद महाराष्ट्र ना सिर्फ वेस्ट बंगाल और इंडिया के बाकी स्टेट से आगे निकल गया, बल्कि आज सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र की जीएसडीपी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। आज पाकिस्तान की जीडीपी जहां $382 बिलियन है, वहीं अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी $435 बिलियन है। इंडिया के ही अगर दूसरे सबसे अमीर राज्य की जीएसडीपी से महाराष्ट्र की जीएसडीपी को कंपेयर करें तो दोस्तों उसमें भी हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आपको बता दें कि सेकेंड रिचेस्ट स्टेट तमिलनाडु की जीएसडीपी $350 बिलियन है, यानी महाराष्ट्र की जीडीपी से करीब 10 लाख करोड़ रुपए पीछे। दोस्तों, आज हालात ये है कि महाराष्ट्र अकेले देश की टोटल जीडीपी का लगभग 14% का हिस्सेदार है। और ये आंकड़े सिर्फ महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पावर की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि यहाँ की कई डिकेड से चली आ रही विकास यात्रा के प्रमाण को भी दिखाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में जहाँ कुल करीब 200 बिलियनर्स हैं, उसमें से 94 यानी 94 सिर्फ और सिर्फ इसी राज्य के मुंबई शहर में है। अब दोस्तों, ऐसे में ये सवाल जायज है कि आखिर महाराष्ट्र ने ऐसा क्या खास है जो उसे देश के बाकी राज्यों से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है सदियों पुरानी विरासत और लगातार विकास की रफ्तार और हर सेक्टर में तरक्की की ललक। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे महाराष्ट्र पूरे देश की इकोनॉमी का बैकबोन बना हुआ है, इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इसमें क्या रोल रहा है, और क्यों महाराष्ट्र की जगह किसी और स्टेट को लेने में एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मैं हूं शशांक पांडे। वाई महाराष्ट्र होल्ड्स द पोजीशन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट स्टेट। दोस्तों, आज महाराष्ट्र जिस पोजीशन पर है और जिस तरह दिन ब दिन डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऐसे में हमें ये जानना है कि महाराष्ट्र देश के सबसे रिचेस्ट स्टेट की लिस्ट में सबसे ऊपर कैसे जा पहुंचा है, और इसके लिए हमें इसके इतिहास और ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी पर एक नजर डालते हैं ताकि आपको महाराष्ट्र के नेचुरल फॉर्चून का अंदाजा लग सके। ज्योग्राफी दोस्तों, भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित महाराष्ट्र दक्कन के पठार का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है और इसकी शेप लगभग ट्रायंगल जैसी है, जिसमें इसकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन 725 किलोमीटर का बेसिन बनाता है। इसकी कोस्ट लाइन और बेसिन की वजह से ही महाराष्ट्र का रीजन हमेशा से इंडिया का ट्रेड सेंटर रहा है, क्योंकि ये रीजन अरेबियन सी के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। और दोस्तों, इसी की वजह से जितनी भी वेस्टर्न कॉलोनीज इस रीजन में एस्टैब्लिश हुई, उन सब ने यहाँ पर पोर्ट और ट्रेड को मजबूत करने का काम किया, जिसका फायदा आज तक महाराष्ट्र को मिल रहा है। महाराष्ट्र के ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स के बाद अगर हम महाराष्ट्र के बॉर्डर्स की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ में मध्य प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट में तेलंगाना, साउथ में कर्नाटका और साउथ वेस्ट में इसकी सीमा गोवा से लगती है, जिनमें कर्नाटका, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य भी देश के अमीर राज्यों में आते हैं, जिस वजह से महाराष्ट्र शुरू से ही ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है जो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका साथ देते हुए आए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी में ब्लैक सॉइल का भी एक बड़ा रोल है, जो शुरू से ही रीजन की इकोनॉमी का मेन सोर्स रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के टोटल लैंड एरिया का 3/4 ब्लैक सॉइल से बना है, और ये वही ब्लैक सॉइल है जो कॉटन की खेती के लिए सबसे जरूरी मानी जाती है, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स इसी रीजन में डेवलप की थी। और दोस्तों, इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी ज्योग्राफी का बड़ा रोल रहा है, और इसी ज्योग्राफिकल एडवांटेज का इस्तेमाल करके पहले ब्रिटिशर्स ने और फिर बाद में महाराष्ट्र ने खुद को ग्रो किया। जिसे आइए महाराष्ट्र की हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री को खंगालेंगे तो वो हमें सदियों पहले ले जाएगी, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री एक तरह से बॉम्बे प्रोविंस के मरने से मानी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले तो ये रीजन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉम्बे प्रोविंस को जब इस्टेब्लिश किया गया तब इसमें महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और सिंध के इलाके आते थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फोकस बॉम्बे यानी आज की मुंबई सिटी पर किया जाता था, क्योंकि यही महाराष्ट्र की इकोनॉमी का शुरू से एपिसेंटर रही है, जिस पर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल लगभग 1670 के अराउंड कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि मिड 18वीं सेंचुरी तक बॉम्बे मेजर पोर्ट सिटी बन गई थी, जिससे सऊदी के मक्का और इराक के बसरा सिटी तक ट्रेड कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया गया था।
और दोस्तों जिसके बाद जैसे ही 19वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई वो ब्रिटिश इंडिया में महाराष्ट्र के लिए सबसे सुनहरा दौर साबित हुआ। 1869 में स्विस कनाल बनने से जब इंडिया और यूरोप के ट्रेड रूट की डिस्टेंस में कमी आई, तब दोस्तों उसका सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं इंडिया में महाराष्ट्र के मुंबई को मिला, क्योंकि मुंबई इंडिया के बाकी मेजर पोर्ट्स जैसे कोलकाता और मद्रास के मुकाबले स्विस कनाल के काफी नजदीक थी और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मुंबई में पोर्ट डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया, जिसका फायदा ओवरऑल महाराष्ट्र को हुआ। यही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सबसे पहली रेल नेटवर्क भी यहीं एस्टैब्लिश की गई। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही वो राज्य है दोस्तों जहां पर पहली बार 1853 में रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, जो बाद में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के साथ ही साथ दक्कन और पंजाब को कनेक्ट करने लगा, जिससे महाराष्ट्र की इकोनॉमी देश के बाकी इलाकों के सपोर्ट से और ग्रो करने लगी। दोस्तों रेलवेज के साथ ही साथ भारत की पहली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 1857 में बॉम्बे में ही एस्टैब्लिश की गई थी। और दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, महाराष्ट्र की मिट्टी कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त थी, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन मिल्स ने बॉम्बे को इंडिया का लार्जेस्ट कॉटन हब बनाने में बड़ा रोल प्ले किया और 1860 तक बॉम्बे इंडिया का लार्जेस्ट कॉटन मार्केट भी बन गया। और दोस्तों देखते ही देखते बॉम्बे प्रोविंस में 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश कर दी गई, जहां से न सिर्फ कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था बल्कि उसे इंडिया में प्रोसेस करके यूरोप के मार्केट में सीधे कपड़े के तौर पर भी बेचा जाता था। कॉटन के साथ ही साथ महाराष्ट्र का एनवायरमेंट शुगर प्रोडक्शन के लिए भी काफी बढ़िया था, जिस वजह से दोस्तों महाराष्ट्र की शुगर ट्रेड की हिस्ट्री 17वीं सेंचुरी तक पुरानी है, जब पुर्तगालियों ने पहली बार इंडिया को गन्ने से इंट्रोड्यूस करवाया था। जिसके बाद दोस्तों ब्रिटिशर्स ने शुगर केन के प्लांटेशन को महाराष्ट्र में तेजी से शुरू कर दिया, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के दौरान पूरे यूरोप में शुगर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी और इसी डिमांड की वजह से बॉम्बे 19वीं सेंचुरी के आने तक मेजर शुगर ट्रेडिंग सेंटर बन चुका था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इस रीजन में बहुत से वेयर हाउसेस और रिफाइनरीज को एस्टैब्लिश किया, जिसकी मदद से मुंबई के पोर्ट से पूरे महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होने वाला शुगर दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, जिसने इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक वाइटल रोल प्ले किया। इसके बाद 20वीं सेंचुरी के आते आते दोस्तों दुनिया भर में नए नए सेक्टर्स ने कदम रखना शुरू किया, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, जैसे कि बैंकिंग और सेंसेक्स। दोस्तों इंडिया में जब ये दोनों सेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने बॉम्बे को ही चुना और यही वजह थी कि चाहे वो देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हो या बैंक के हेडक्वार्टर्स हो, सब मुंबई में ही मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों 1913 से लेकर आज तक चली आ रही देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी बॉम्बे में ही है, जो बॉम्बे को इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन वाला राज्य बनाती है। लेकिन दोस्तों ये तो रही आजादी के पहले वाले महाराष्ट्र की बात, जिसे बनाने, बिगाड़ने और इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश करने में ब्रिटिशर्स का बड़ा रोल रहा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डेवलपमेंट तो सारा बॉम्बे और इसके आसपास के अर्बन एरियाज में हो रहा था, तो बाकी के महाराष्ट्र का क्या? दोस्तों बाकी का महाराष्ट्र पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी उतना डेवलप नहीं था और आज़ादी के बाद भी महाराष्ट्र का रीजन इसीलिए अंडर डेवलप्ड रहा क्योंकि इस रीजन की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ओल्ड अर्बन डोमिनेटेड थी। इसीलिए दोस्तों जब 1960 में महाराष्ट्र अलग राज्य बना तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और इसकी लीडरशिप में नए रूरल एरियाज के लोग भी शामिल हुए, जिसकी वजह से 1960s के बाद यानी अलग राज्य बनने के बाद महाराष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ मुंबई पर डिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर और औरंगाबाद जैसी नई सिटीज को भी स्टेट के इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पर डेवलप किया गया, जो आज मुंबई के साथ मिलकर महाराष्ट्र को इंडिया का रिचेस्ट स्टेट बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों अब ये तो रही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात, लेकिन आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी को सबसे आगे रखने में कौन कौन से सेक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, अब आइए उन्हें समझ लेते हैं। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों पहले नंबर पर हम महाराष्ट्र की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो आज भी महाराष्ट्र की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। आपको बता दें दोस्तों कि इस डेकेड के एंड तक महाराष्ट्र की टोटल जीएसडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 5% हो जाएगा, जो आज मुंबई, नागपुर, सोलापुर, अकोला और अमरावती में बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में मौजूद है। दोस्तों महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर स्टेट्स में से एक है और राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देती है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपीस के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ था और ऐसे में जहां आजादी के बाद वेस्ट बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई और उसके साथ साथ पूरे बंगाल की इकोनॉमी क्रैश हो गई, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की इसी इंडस्ट्री ने राज्य को सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
दोस्तों सेकंड नंबर पर अब आइए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। और दोस्तों आज मुंबई देश का सबसे बड़ा फार्मा हब है। 2021 के डेटा के मुताबिक इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और यहाँ देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे सन फार्मा, लाइफ विजन हेल्थ केयर और अपीकोस फार्मा मौजूद है। दोस्तों इसके बाद अगली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दोस्तों दुनिया की तेजी से बढ़ती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब भी महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के पुणे में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो भी पुणे में मौजूद है और आज बाय वैल्यू महाराष्ट्र देश के अप्रोक्सीमेटली 35% ऑटोमोबाइल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ की लोकेशन सिर्फ होम ग्रोन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के अलावा एमएनसीज को भी अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रही है, जो इस राज्य की जीएसडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज। दोस्तों महाराष्ट्र कई मल्टीनेशनल कंपनीज का घर है जिन्होंने स्टेट के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये कंपनीज न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं बल्कि नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी भारत लेकर आती हैं। यहाँ कई एमएनसीज जैसे बजाज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीएट लिमिटेड, पिडलाइट लिमिटेड और टाटा ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिससे यहाँ लगातार डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के मौके बने रहते हैं। अब दोस्तों ऐसे में आईटी सेक्टर कैसे अछूता रह जाता, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। आईटी सेक्टर। दोस्तों मुंबई और पुणे आज महाराष्ट्र के मेजर आईटी हब्स हैं और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र आज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है जो करीब $33 बिलियन का आंकड़ा रच करता है। यहाँ पर ह्यूलेट पैकर्ड यानी एचपी, आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी कंपनीज मौजूद हैं और इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनीज भी महाराष्ट्र में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो स्टेट की जीएसडीपी को बूस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन दोस्तों मुंबई का नाम आए और बॉलीवुड का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो अब चलिए बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड। दोस्तों बॉलीवुड यानी माया और इस सपने को साकार करने वाली नगरी मुंबई यानी माया नगरी आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर है। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी में की रोल प्ले करता है। 2023 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रेवेन्यू 200 बिलियन रुपीस का था और ऐसे में ये स्टेट जीएसडीपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। बॉलीवुड के साथ साथ दोस्तों यहाँ टूरिज्म भी लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए काफी है। टूरिज्म। दोस्तों महाराष्ट्र भारत के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। मुंबई, पुणे, अजंता एलोरा हिस्टोरिकल साइट्स और हिल स्टेशन जैसे महाबलेश्वर के साथ यहाँ शिरडी जैसे टेम्पल्स भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। दोस्तों ये बात तो साफ है कि टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेट की इकोनॉमी में मेजर रोल निभाता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों महाराष्ट्र में लगभग 4.1 करोड़ पर्यटक आए, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सभी इंडस्ट्रीज में आगे रहने वाला महाराष्ट्र एग्रीकल्चर में भी पीछे नहीं दिखाई देता है। एग्रीकल्चर। दोस्तों महाराष्ट्र गन्ने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इतना ही नहीं, ज्वार, बाजरा और दालों के प्रोडक्शन में भी ये काफी आगे है। दोस्तों यहाँ कपास, तंबाकू और मूंगफली भी उगाया जाता है और आम, काजू, केला और संतरे के बगीचे तो यहाँ की शान है। रत्नागिरी आम और नागपुर के संतरों की तारीफ कौन नहीं करता है और यही वजह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर महाराष्ट्र की जीएसडीपी में करीब 12% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ की रिफाइनरीज और यहाँ मौजूद मिनरल्स स्टेट की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। मिनरल्स एंड ऑयल्स। दोस्तों मुंबई में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लोकेटेड है और ये रिफाइनरी हर साल करोड़ों लीटर पेट्रोल, डीजल और फ्यूल्स का प्रोडक्शन करती है। 1970 के दशक में मुंबई के पास समुद्र के नीचे पेट्रोलियम के डिपॉजिट मिले थे और तब से इन्हें निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नेशनल लेवल पर मुंबई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे मैग्नीज, कोयला, आयरन ओर, चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, सिलिका सैंड और नमक भी है, जो इसे इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट लोकेशन बनाती है, जिससे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ देश के सभी बड़े बैंक के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। बैंकिंग सेक्टर। दोस्तों यहाँ देश के बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस यानी बीएसई, जो देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के हेडक्वार्टर्स भी महाराष्ट्र में ही मौजूद है। और दोस्तों इसीलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मौजूद मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। दोस्तों लेकिन इन सभी सेक्टर्स का महाराष्ट्र में एग्जिस्ट और डेवलप करने का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वजह से यहाँ सभी इंडस्ट्रीज स्मूथली ऑपरेट कर पा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ देश में सड़कों का 6th लार्जेस्ट नेटवर्क है, जो 4,800 किलोमीटर में फैला हुआ है।
यहाँ नेशनल हाईवेज का भी एक्सटेंसिव नेटवर्क है और यहाँ दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क भी है जो करीब 5,700 किलोमीटर्स का है। दोस्तों, इंडिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं है और यहाँ पुणे, नागपुर और यहाँ दूसरे कई शहरों में भी एयरपोर्ट्स हैं। इनके अलावा मुंबई भारत की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी भी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई पोर्ट इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में एक मेजर रोल निभाता है और ये इंडिया की ट्रेड स्टोरी का हीरो है। भारत में सबसे ज्यादा कंटेनर कार्गो भी मुंबई पोर्ट ही संभालता है और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा खिलाड़ी है, खासकर फिनिश गुड्स के लिए। वेस्टर्न कोट्स पर होने की वजह से मुंबई पोर्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के लिए डायरेक्ट रूट बनाता है। इसीलिए दोस्तों ये ग्लोबल ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। इंडिया में आने वाले क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी मेजरली मुंबई पोर्ट से ही आते हैं और यहाँ होने वाली पोर्ट एक्टिविटीज से सरकार को अच्छी कमाई होती है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। और दोस्तों यही वजह है कि आज महाराष्ट्र केयर एज स्टेट्स के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग में सबसे टॉप पर है, जिसमें सोशल, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फिजिकल कैटेगरीज में महाराष्ट्र ने टॉप स्कोर किया है। इवन मुंबई आज इंडिया की टॉप 10 लिवेबल सिटीज में से एक है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स महाराष्ट्र की जीएसडीपी को बूस्ट कर रहे हैं। अब अगर इन्हें डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाए तो महाराष्ट्र के प्राइमरी सेक्टर्स जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग जैसी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आती हैं, ये सेक्टर्स यहाँ की टोटल जीएसडीपी में 13.54% का कंट्रीब्यूशन करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, वो महाराष्ट्र की जीएसडीपी में 25.79% का कंट्रीब्यूशन करती है। और दोस्तों, महाराष्ट्र का थर्ड यानी टर्शरी सेक्टर 60.68% के साथ यहाँ का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जिसमें ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र नियर फ्यूचर में देश की जीडीपी को और भी बूस्ट करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और यहाँ मौजूद इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट को ऐसे ही बनाए रखने के लिए लगातार काम किया गया है, जिससे दूसरे स्टेट्स भी प्रेरणा ले सकते हैं। साफ है दोस्तों कि महाराष्ट्र के रिच स्टेट बनने के पीछे किसी एक शहर या एक एपिसेंटर का हाथ नहीं है, बल्कि पूरे स्टेट में मौजूद अलग अलग इकोनॉमिक हब्स इसकी लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में लगे हैं। और दोस्तों, ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में इंडिया की जीडीपी में महाराष्ट्र के कंपटीशन के तौर पे कोई और स्टेट दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का ये वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।